नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज का विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर के। और मैंने आपको इससे पहले 5 टॉपिक करवा दिए हैं और आज का मोस्ट टॉपिक है राजस्थान की लोक कला। तो लोक कला से प्रश्न एग्ज़ाम में हर बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप सभी विद्यार्थी रीट प्री की तैयारी कर रहे हो और रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो सिलेबस करवा रहा है साथियों, ये रीट मेंस की दृष्टि को लेकर करवाया जा रहा है। और आप लोग टॉपिक को मिलाइएगा, आपको ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं कला और संस्कृति के, आगे आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपको पॉलिटिकल पढ़ाया जाएगा। तो मैं यहाँ पर राजस्थान जीके आपकी मेंस में 200 नंबर की आएगी। साथियों प्री में भी ये जो राजस्थान जीके है हमारी, वो आपकी 30 नंबर की आएगी। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ से राजस्थान जीके को एक बार कवर करते हुए चलेंगे और पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। और जो विद्यार्थी हमारा रेगुलर जोड़ रहा है उसको तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उस लिंक को ज्वाइन कीजिएगा और इसके नोट्स भी आप लोग ले सकते हैं। आपको निःशुल्क ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिएगा आज शुरू करते हैं इस विशेष टॉपिक की, राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए इसी प्रकार से शिक्षण मटेरियल उपलब्ध करवाता रहेगा और क्लासें रेगुलर रहेगी, बीच में बिल्कुल भी मिस नहीं रहेगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी साथियों मन लगा करके मेरे साथ पढ़ाई कीजिएगा और अपने सिलेबस को समय से पहले तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले राजस्थान की लोक कलाओं में हम पढ़ते हैं साथियों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है फड़। साथियों आपने फड़ के बारे में खूब सुना होगा। फड़ जो होती है वो अपने रेजी अथवा खादी के कपड़े से तैयार की जाती है। पहली चीज़, जिस पर लोक देवी देवताओं की गाथाएं, उनके धार्मिक और पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक गाथाएं आदि का चित्रित स्वरूप जो किया जाता है उसको हम फड़ कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, फड़ जो होती है खादी के कपड़े अथवा रेजे से बनाई जाती है, जिस पर आपके लोक देवी देवताओं की जीवन गाथाएं, धार्मिक गाथाएं, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक गाथाएं आदि का चित्रण किया जाता है, वो हमारी फड़ कहलाती है। फड़ की अगर बात करें तो नोट कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि फड़ का जो मुख्य केंद्र है, मुख्य रूप से राजस्थान में जो फड़ का चित्रण किया जाता है वो किया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि फड़ चित्रण का मुख्य केंद्र राजस्थान में कौन सा है। आपको याद रखना है शाहपुरा भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। शाहपुरा मुख्य केंद्र है फड़ चित्रण का। फड़ का चित्रण शाहपुरा के छिपा जाति के जोशी करते हैं। याद रखना, अगर आपको जोशी परिवार का संबंध पूछा जाए तो आपको याद रखना है फड़ चित्रण से है जोशी संबंध और ये छिपा जाति से बिलोंग करती है शाहपुरा भीलवाड़ा में। फड़ में लोक नाट्य, लोक गायन, लोक वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला और लोक धर्म का अनूठा संगम देखने को मिलता है। फड़ की लंबाई की बात करें तो फड़ की लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। और फड़ का जब चित्रण किया जाता है तो विशेष रूप से लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है कि फड़ चित्रण में किस रंग का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो लाल और हरे रंग का उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। आगे चलते हैं कि लगभग 700 वर्ष पहले मेवाड़ में विकसित परंपरागत फड़ चित्र शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे जिसका नाम है पांचाजी जोशी ने शाहपुरा में फड़ चित्रण को आगे बढ़ाया था। इस नाम को याद रखेंगे आप लोग। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत जो फड़ चित्रकारी थी, फड़ चित्रण था, उसको सर्वाधिक लोकप्रिय किसने बनाया, आगे किसने बढ़ाया, तो नाम आता है हमारा पांचाजी जोशी का। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनने वाला है। और इस टॉपिक से जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उनको भी मैं आगे बताऊँगा और आगे बनने वाले प्रश्न कैसे हैं उनको भी हम आगे विश्लेषण करेंगे। पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे आप लोग टॉपिक वाइज। आगे चलते हैं। नाम आता है विशेषकर आपको कि श्रीलाल जोशी। दोस्तों श्रीलाल जोशी के शिष्य थे जिसका नाम है प्रदीप मुखर्जी। प्रदीप मुखर्जी कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर का इनसे संबंध है, जयपुर से इनका संबंध है। और इन्होंने फड़ चित्र शैली में नए नए प्रयोग भी किए थे। और महत्वपूर्ण पौराणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो श्रीमद् भागवत और गीत गोविंद आदि का चित्रण किया था। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भागवत और गीत गोविंद इन दोनों का
जो फड़ चित्रण किया था वो किसने किया था? प्रदीप मुखर्जी ने किया था। और आगे पढ़ेंगे हम श्रीलाल जोशी के बारे में, ये भी बहुत जाना माना पहचाना नाम है। तो साथियों आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, अगर आप रोज़ इसी तरह की आप वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो, और पूरा मैटर पढ़ना चाहते हैं। आगे आता है, नोट कीजिए इन दोनों लाइनों को, दो लेडीज़ मुख्य हैं यहाँ पर, दो महिलाएं ऐसी हैं जो फड़ चित्रकारी से जुड़ी हुई हैं। पहली तो है हमारी पार्वती जोशी। साथियों ये कन्हैयालाल जोशी की पत्नी है और पार्वती जोशी का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से है और ये देश की प्रथम चितेरी महिला है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि देश की प्रथम चितेरी महिला कौन है जिसने फड़ का चित्रण किया था, नाम याद रखिएगा, श्रीमती पार्वती जोशी। पार्वती जोशी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, याद रखेंगे इसको। और अगर पूछा जाए कि फड़ चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई थी, तो यह नाम आता है गौतल देवी का। गौतल देवी, नोट कीजिए, गौतल देवी ने फड़ को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी। और पार्वती जोशी अगर नाम पूछा जाए तो यह हमारे भारत की पहली फड़ चितेरी महिला थी जो कन्हैयालाल जोशी की पत्नी है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी, नाम याद रखना है, श्रीलाल जोशी भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये साथियों। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई थी। तो दो नाम आपको याद रखना है। अगर महिला पूछी जाए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में महिला कौन थी, तो गौतल देवी है। और अगर पुरुष का नाम आता है तो भीलवाड़ा के कौन है? श्रीलाल जोशी हैं। श्रीलाल जोशी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है ना, याद रखना। श्रीलाल जोशी जी को वर्ष 2006 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। किसमें? फड़ चित्रकारी के अंदर श्रीलाल जोशी जो हैं उनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आगे आते हैं, शाहपुरा के एक अन्य व्यक्ति भी हैं जिसका नाम है दुर्गालाल। दुर्गालाल याद रखना, फड़ा चित्रकार हैं दुर्गालाल। इनको वर्ष 1967 में राष्ट्रपति पदक से सम्मान किया जा चुका है। कौन है? दुर्गालाल जोशी, श्रीलाल जोशी और शांतिलाल। ये भी भीलवाड़ा के हैं, निवासी शाहपुरा के। तो शांतिलाल जो व्यक्ति हैं उनको फड़ चित्रकारी के लिए वर्ष 1993 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको तीन व्यक्ति याद रखने हैं। एक तो है हमारा श्रीलाल जोशी, ठीक है ना, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2006 में। दूसरे हैं दुर्गालाल, इनको 1967 में राष्ट्रपति पदक मिला है। और शांतिलाल, ये भी भीलवाड़ा के निवासी हैं जिनको वर्ष 1993 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। तो ये तीन व्यक्ति आपको विशेष नोट करने हैं। चतुर्मास के महीने में फड़ चित्रण नहीं होता। चतुर्मास, ठीक है ना, यानी आपको याद रखना है 4 महीने ऐसे हैं वर्ष के जिनमें फड़ चित्रण नहीं होता। कब नहीं होता आप लोग याद रखेंगे। ये नहीं होता साथियों देव सोहिनी ग्यारस से लेकर के देव उठनी ग्यारस तक का, क्योंकि इस समय देवता जो है सो जाते हैं। मैंने आपको त्योहारों में बताया है कि देव सोहिनी ग्यारस कब मनाई जाती है और देव उठनी ग्यारस कब आती है। तो इन 4 महीनों के बीच में, इन चतुर्मास में फड़ का चित्रण नहीं होता क्योंकि देवता सो जाते हैं। तो अब फड़ का चित्रण जो शुभारंभ होता है साथियों वो कार्तिक शुक्ल एकादशी से होता है। देवउठनी ग्यारस से इस फड़ का चित्रण कार्य आरंभ किया जाता है। देखो कितनी बारीकी से मैंने हर पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ आपको वीडियो में कि फड़ का वाचन प्राय मनौती के रूप में किसी अनिष्ट की आशंका को दूर करने हेतु सामूहिक रूप से प्राय देवी देवताओं से संबंधित किसी तिथि पर ही खुली जगह पर या चौपाल पर पूर्ण आस्था व श्रद्धा से किया जाता है। आया समझ में? ये फड़ जो होती है किसी देवी देवता की पौराणिक गाथाएं होती हैं और इसका जो वाचन किया जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी मनौती को पूर्ण करने के लिए उन देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। और ये खुली जगह पर होती है, किसी चौपाल पर होती है गाँव में, और इसकी निर्धारित तिथि पर होती है। याद रखेंगे इसको आप। फड़ में चित्र संयोजन में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बना करके प्रधानता और केंद्र तत्व दिया जाता है। जब फड़ आपकी बनाई जाती है तो उसका चित्र इस तरीके से बनाया जाता है कि जो मुख्य आकृति होती है उसको थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, उसकी प्रधानता और आकर्षकता ज़्यादा महत्व रखती है। और फड़ की जो लगभग लंबाई होती है वो 30 फुट लंबी और 5 फीट चौड़ी होती है। देख लो आप, फड़ की भी लगभग मैंने लंबाई बताई है कि 30 फुट लंबी और 5 फीट चौड़ी होती है। और फड़ का जो वाचन किया जाता है साथियों एग्जाम रेट में आया हुआ है,
इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। फड़ का वाचन किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो भोपा जाति के द्वारा किया जाता है। नोट कीजिएगा, भोपा जाति के द्वारा। और ये रीट लेवल 1 में अभी 2023 में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर? आगे चलते हैं। फड़ कथा में मुख्य चरित्रों की वेशभूषा जो है वो लाल और खलनायक की वेशभूषा हरे रंग की होती है। मैंने आपको बताया अभी अभी हाल ही में कि फड़ के अंतर्गत लाल और हरे रंग की प्रधानता होती है। लाल और हरे रंग से फड़ का चित्रण किया जाता है। तो जो मुख्य पात्र होता है, मुख्य चरित्र होता है, उसकी वेशभूषा लाल रंग से होती है, जबकि खलनायक की जो वेशभूषा है वो हरे रंग से प्रदर्शित की जाती है फड़ के अंदर। नोट लगाइएगा इन दोनों ही लाइनों पर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो पाबूजी महाराज की है। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी महाराज की। और सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी फड़, सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है साथियों, याद रखना। किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। नोट कर लो, इन दोनों ही लाइनों को नोट कर लो कि अगर आपसे सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे प्रसिद्ध फड़ पूछी जाए तो पाबूजी महाराज की, और सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ पूछी जाए तो देवनारायण जी की फड़ है। आगे हम देवनारायण जी की फड़ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, किसने बनाई थी और इस पर डाक टिकट वगैरह क्या जारी किया था। एक प्रश्न ये भी एग्जाम में आया हुआ है, नोट कीजिए इसको। फड़ ठंडी करना किसे कहते हैं? फड़ ठंडी करना किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जब फड़ के फट जाने या जीर्ण शीर्ण हो जाने या पुरानी हो जाने पर उसको पुष्कर सरोवर में विसर्जित किया जाता है। पुष्कर जो सरोवर है हमारा अजमेर में, वहाँ पर जाकर के इसको विसर्जित कर दिया जाता है। और इस अवसर पर भोपा समाज के द्वारा कुछ सभामणि वगैरह चढ़ाई जाती है। आप जानते हो देवी देवता की यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए जो सभामणि की जाती है उसका भी आयोजन किया जाता है। और उस फड़ को पुष्कर सरोवर में विसर्जित किया जाता है। जिस तरीके से हमारे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसको गंगा में उसकी अस्थियों को विसर्जित किया जाता है, उसी तरीके से इस फड़ जो पुरानी हो जाती है, जीर्ण शीर्ण या फट जाती है, उस फड़ को पुष्कर सरोवर में जाकर के विसर्जित कर दिया जाता है। और उसी दिन भोपा समाज के द्वारा सभामणि की जाती है उस देवता के प्रति। आया समझ में? उसके बाद आप आगे बात करते हैं। फड़ का वाचन जो होता है साथियों, भोपा जाति के द्वारा किया जाता है और किसी वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। अब मैंने आपको अभी बताया कि भोपा जाति के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है और किसी विशेष वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। अब वो वाद्य यंत्र कौन सा होगा वो उस देवता पर ऊपर निर्भर करता है। जैसे देवनारायण जी का फड़ का वाचन करेंगे तो अलग वाद्य यंत्र उपयोग में लेंगे, तेजा जी की फड़ का वाचन करेंगे तो अलग देवता का, देव नारायण की फड़ वाचेंगे तो उसके लिए अलग वाद्य यंत्र का उपयोग होगा। सबके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, चलेगा। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। श्रीलाल जोशी के द्वारा बनाई गई देवनारायण जी की जो फड़ है वो पश्चिम जर्मनी के एक संग्रहालय में रखी हुई है। श्रीलाल जोशी ने, याद रखेंगे, श्रीलाल जोशी के द्वारा देवनारायण जी की फड़ का चित्रण किया गया था। और ये वर्तमान में देवनारायण जी की जो फड़ है वो एक जर्मनी के संग्रहालय में रखी हुई है। पाबूजी की फड़ आती है हमारे यहाँ पर। पाबूजी की फड़ जो है साथियों वो एक सबसे लोकप्रिय फड़ है, अभी आपने पढ़ा है। अब पाबूजी की फड़ जो है उसका किस वाद्य यंत्र के द्वारा वाचन किया जाता है? नोट कीजिएगा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा। नोट कर लो इसको, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और किस जाति के द्वारा किया जाता है इस फड़ का वाचन? नायक या फिर थोरी जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों ही लाइन याद रखेंगे। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है रावण हत्ता, और जाति कौन सी है जो इसका वाचन करती है? नायक या फिर थोरी जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं, ठीक है ना। इस फड़ के अंदर अब पाबूजी की फड़ के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। इस फड़ के मुख्य सामने भाले का चित्र होता है एवं युद्ध के दृश्यों का चित्रांकन आकर्षक होता है। पाबूजी की घोड़ी, देखो आप लोक देवताओं में पढ़ेंगे, पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केशर कालमी, ठीक है ना। उस केशर कालमी घोड़ी को काले रंग से दर्शाया जाता है। और इस फड़ का वाचन कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। बताओ पाबूजी की फड़ कब बाँची जाती है? रात्रि के समय बाँची जाती है। उसके बाद अगली फड़ आती है हमारी देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ जो है साथियों सबसे लंबी है, सबसे पुरानी भी है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली है और सर्वाधिक समय में बाँचे जाने वाली फड़ है। अभी आपने पढ़ा होगा देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, सबसे पुरानी है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली है और सर्वाधिक समय इसको बाँचने में लगता है। इसका वाद्य यंत्र कौन सा है? नोट करें आप लोग, जंतर वाद्य यंत्र। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय
आपको जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और अगर आपसे जाति पूछी जाए तो गुर्जर जाति के भोपा, गुर्जर जाति के भोपा इस फड़ का वाचन करते हैं। क्लियर, नोट कर लो आप लोग, एक एक लाइन को बड़े विस्तार से पढ़ना है और डीपली तरीके से पढ़ना है। प्रश्न बाहर नहीं जाता साथियों, बस हमारी जो माइंड की कैपेसिटी है वो हमारा कितना पकड़ पाती है उस प्रश्न को, उसकी लैंग्वेज को। प्रश्न तो यहीं से आते हैं बट हम भूल जाते हैं। आप जानते हो भूलना एक व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति है, ठीक है ना। स्वभाव है व्यक्ति का, अगर भूलेगा नहीं तो वो व्यक्ति पागल घोषित माना जाता है। तो इसलिए आप लोग बार बार एक्सरसाइज कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार नोट्सों को पढ़ेंगे। लगभग आप 5 से 7 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं एक वीडियो का तो आपके माइंड में वो चैप्टर गूंजने लगेगा। रात्रि में भी आप लोग उस चैप्टर का रिवीजन कर पाओगे अपने आप में। अब बात करते हैं देवनारायण की फड़ जो है साथियों, फड़ के मुख के सामने, फड़ का जो मुख है उसके सामने सर्प का चित्र होता है तथा इनकी घोड़ी कौन सी है, घोड़ी का नाम बताओ। देवनारायण जी की घोड़ी साथियों लीलागर घोड़ी है। क्या है, देवनारायण जी की घोड़ी का नाम याद रखना लीलागर घोड़ी। आपको लोक देवता जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा लीलागर घोड़ी। इसको हरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है इनकी फड़ में। इस फड़ का वाचन 2 या 2 से अधिक भोपों के द्वारा रात्रि में किया जाता है। इसका वाचन भी कब होता है, रात्रि में होता है। देवनारायण जी की फड़ में साथियों नाट्य, गायन, मौखिक साहित्य, चित्रकला एवं लोक धर्म का अनूठा संगम मिलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देवनारायण जी की फड़ है, आपने अभी पढ़ा है देवनारायण जी की फड़ कहाँ पर रखी हुई है, पश्चिमी जर्मनी के एक कला संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। देवनारायण जी की फड़ के ऊपर साथियों 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जयंती मनाई जाती है ना, 2 सितंबर 1992 को, तो उसी दिन देवनारायण जी की फड़ के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ के ऊपर 2 सितंबर 1992, 2 सितंबर 1992, याद रखेंगे इसको आप लोग, 1992 को इनकी फड़ के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। क्लियर। अब आते हैं रामदेव जी की फड़। अब रामदेव जी की फड़ के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी फड़ का वाचन किया जाता है साथियों कामड़ जाति के भोपों के द्वारा। कामड़ जाति आपने सुना होगा, कामड़िया पंथ की स्थापना जो की थी रामदेव जी ने की थी, जिसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, कामड़िया पंथ की महिला द्वारा नृत्य किया जाता है 13 ताली, वो देवनारायण जी की स्तुति में किया जाता है। और कामड़ जाति के व्यक्तियों के द्वारा इसकी फड़ का वाचन किया जाता है। और वाद्य यंत्र भी आपको याद रखना है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र इसमें काम में लेते हैं। और इसकी फड़ का चित्रांकन सबसे पहले किसने किया था, तो चौथमल चितिर, नाम याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। देवनारायण की फड़ श्रीलाल जोशी ने बनाई थी, जबकि रामदेव जी की फड़ किसने बनाई थी, चौथमल चितिर ने इसका चित्रांकन किया था। प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फड़ मेघवाल, कोली, चमार, बलाई तथा अन्य रामदेव जी के भक्त जातियों में ज़्यादा प्रचलित है। क्लियर साथियों। आगे चलते हैं, रामदला और कृष्णदला की फड़। इससे एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा वो आपको बताऊंगा मैं। रामदला और कृष्णदला की जो फड़ है उसका वाचन जो किया जाता है साथियों जाट जाति के द्वारा किया जाता है। और इस फड़ का वाचन बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। नोट कर लो इस लाइन को, यहीं से प्रश्न बनने की संभावना है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं, रामदला और कृष्णदला हैं, जिनकी फड़ का वाचन बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और इसकी फड़ का जो चित्रांकन किया था वो साथियों धूल जी चितेरे ने किया था। कौन है, धूल जी चितेरे, नाम याद रखेंगे आप लोग, किसने किया था, धूल जी चितेरे ने राम जी और रामदला और कृष्णदला की फड़ का चित्रण किया था। क्लियर। यह राम और कृष्ण भगवान के प्रसंगों पर आधारित फड़ है। इस फड़ का सर्वाधिक वाचन हाड़ौती अंचल में किया जाता है। आप जानते हो हाड़ौती अंचल मतलब हाड़ौती प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है, जैसे कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, या हाड़ौती प्रदेश में आने वाले हमारे ज़िले हैं, तो वहाँ पर सर्वाधिक इस फड़ का वाचन किया जाता है। और एकमात्र ऐसी फड़ है साथियों जिसका वाचन दिन में किया जाता है, दिन के समय इसका वाचन किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के। और इस फड़ में संपूर्ण जगत का लेखा जोखा रखा जाता है। बताओ इस फड़ के अंदर
जो संपूर्ण जगत है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में लेखा जोखा बताया जाता है। तो नोट कर लीजिए, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगली है हमारी भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़, यह फड़ साथियों बागरी जाति के द्वारा, बाबरी या फिर बागरी जाति के लोग रखते हैं, जो चोरी करने के लिए जाते हैं उस समय इसको सगुन के रूप में लगते हैं। इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता। देखो, भैंसासुर की जो फड़ है वो चोर व्यक्ति जो होते हैं, यानी बागरी जाति के, चोरी करने के लिए जाते हैं। बागरी जाति चोरी करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये जब चोरी करने के लिए जाते हैं तो इस फड़ को नतमस्तक होकर के शकुन के रूप में अपने पास रखते हैं, लेकिन कभी वाचन नहीं करते। इस फड़ का वाचन कभी नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा अमिताभ बच्चन की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़, ये अमिताभ बच्चन जो आपने एक्टर सुना है केबीसी वाला, उसी की फड़ है, अमिताभ की फड़। इसका जो वाचन सबसे पहले किया था साथियों, वो मारवाड़ के कौन थे, भोपा रामलाल, और उनकी पत्नी थी भोपी पतासी देवी। कौन थी, पतासी देवी और रामलाल भोपा। इन दोनों ने अमिताभ बच्चन की जो फड़ है उसका वाचन अमेरिका में किया था। लो देख लो, केबीसी के महान डायरेक्टर साहब अमिताभ बच्चन के ऊपर भी फड़ बन चुकी है। तो साथियों एक नई फड़ और आने वाली है आपके सामने, और मैं नाम बताऊंगा, हालांकि मैंने इस नोट में नहीं लिखा है, बताओ जल्दी से। कोरोना की फड़, ये जो अभी आपका कोविड-19 गया था साथियों, इसकी फड़ भी बन चुकी है। और इसकी जो फड़ का चित्रांकन किया था वो किया था दोस्तों कल्याणमल ने। किसने किया था, कल्याणमल ने। नाम याद रखना, कोरोना की जो फड़ है उसका चित्रांकन किया था कल्याणमल ने। नोट याद रखना है इसको, आप विशेष रूप से लिख लेना इन नोट्सों में। उसके बाद अब आते हैं हमारे पाने। पाने क्या होते हैं, हमने फड़ के बारे में जाना, अब हम पाने क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। पाने साथियों कागज पर निर्मित देवी देवताओं के चित्र होते हैं, जिसके द्वारा राजस्थान में विभिन्न पर्व, त्योहार और मांगलिक अवसरों पर देवताओं का प्रतिष्ठान किया जाता है। कागज पर बनाए जाते हैं, कागज पर पाने बनाए जाते हैं जिसमें देवी देवताओं के चित्र होते हैं, और विभिन्न मांगलिक अवसरों पर, त्योहारों पर और पर्वों पर देवी देवताओं का क्या किया जाता है, प्रतिष्ठान या अनुष्ठान किया जाता है। ये पाने शुभ, समृद्धि और आनंद के द्योतक माने जाते हैं, प्रतीक माने जाते हैं। भाई इन पानों को अगर हम बनाएंगे तो हमारे घर में सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होगी, इसलिए देवी देवताओं का प्रतिष्ठान करने के लिए पाने बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा जब आप लक्ष्मी पूजन करते होंगे, आप दीपावली के दिन, तो आपने लक्ष्मी जी का पाने की पूजा की होगी, तो वही एक कागज़ का पाना होता है। वैसे ही आपने गणेश जी का पाना सुना होगा, रामदेव जी का, गोगा जी का, कृष्ण जी का, श्रवण कुमार का, राम जी का, देवनारायण का, श्रीनाथ जी का, ये सारे के सारे राजस्थान में पाने प्रमुख हैं। लेकिन आपने तो ज़्यादातर लक्ष्मी जी का पाना देखा होगा साथियों, मुझे पता है, और के बारे में तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन पाने सभी देवी देवताओं के लगभग बनाए जाते हैं। श्रीनाथ जी का पाना सबसे अधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण किया गया है। श्रीनाथ जी के बारे में आपने सुना होगा अच्छी तरीके से। श्रीनाथ जी का जो पाना है सर्वाधिक कलात्मक है। इसके अंदर जो चित्रांकन किया विशेष आकर्षक रूप से किया गया है, जिसमें लगभग 24 श्रृंगारों का चित्रांकन किया गया है। क्लियर। आगे चलते हैं, मांडना। अब मांडने पर आते हैं, पाने के बाद में हम चर्चा करेंगे मांडना क्या होता है। आपने घरों में रंगोलियाँ वगैरह बनाई होंगी, उसी तरीके से मांडना भी होता है। मांडना का अर्थ साथियों चित्रित करना या लिखित अंकन चित्र बनाना, वो हमारा मांडना है। मांडने मांगलिक अवसरों पर महिलाओं के द्वारा घर आंगन के को लीप पोत करके खड़ी से, हिरमिच रंग से, गेरू रंग से, अनामिका की सहायता से ये तैयार किए जाते हैं। देखो आपको ये मांडने जो होते हैं, जब आप विवाह वगैरह होते हैं हमारे, तो उस समय पर दरवाजे पर कुछ गेरू रंग से, क्या खड़ी से क्या बनाए जाते हैं, कुछ चित्र से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, देवी देवताओं के चित्र से बनाए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, मांडना कहते हैं। मांडने की इकाइयों को चीरण, जुआ, झवरा, बेल भरत व फुलड़ी कहते हैं। भाई इसमें क्या बनाए जाते हैं, चीरण बनाए जाते हैं, जुआ बनाई जाती है, झवरा बनाए जाते हैं, बेल भरत और फुलड़ी, ये सभी डिजाइनिंग जो ड्राइंग की जाती है हमारी दीवार पर, वो बनाए जाते हैं मांडने के अंदर। मांडने श्री व समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। श्री का मतलब साथियों लक्ष्मी, लक्ष्मी घर में आएगी, सुख समृद्धि घर में आएगी, इसलिए मांडने हम बनाते हैं। और सबसे छोटा अगर मांडना है तो वो हमारा स्वास्तिक चिन्ह है, जो गणेश जी का प्रतीक है। आपने स्वास्तिक का चिन्ह देखा है, स्वास्तिक आपने ऐसे बनाया होगा,
देख लो आप, ये वाला, ये हमारा स्वास्तिक चिन्ह है और ये हमारा सबसे छोटा मांडना है। क्लियर, ये मांडना सबसे छोटा है हमारा, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा। ये स्वास्तिक चिन्ह है हमारा, शांतिया जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, ये सबसे छोटा है। आगे चलते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ मांडनों के नाम, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ अदर स्टेट जो है हमारे अन्य राज्यों में इन मांडनों के क्या क्या नाम हैं। जैसे गुजरात में इसको हम सांतिया बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया सांतिया। महाराष्ट्र में इसको रंगोली कहते हैं, बंगाल में इसको अल्पना के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इसको चौक पूर्णा कहते हैं, चौक पूर्णा या सोन। आपने सुना होगा शादी विवाह में, ठीक है ना, अपनी जो बहन बेटियां होती है, लगन जब आती है हमारे बेटे के घर पर, तो उसकी बुआ जी या उसकी बहन जी के द्वारा, दूल्हे की बहन जी या बुआ जी के द्वारा चौक पूरा जाता है, तो वो एक तरीके से हमारा मांडना ही है। भोजपुरी में इसको थापा कहते हैं, तेलुगु में इसको मोगू कहते हैं, केरल में इसको अत्तापू कहते हैं मांडनों को, तमिल में कोलम के नाम से जानते हैं, बिहार में अपहन कहते हैं और ब्रज भाषा में इसको साझा कहते हैं। साझा, ब्रज भाषा में क्या कहते हैं मांडने को? साझा कहते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, कुछ छोटी छोटी कलाएं आएंगी, उनके बारे में आपको विशेष रूप से याद रखना, ये एग्जाम में आते आए ज़्यादातर। भाई ताम किसको कहते हैं? बताओ ताम किसको कहते हैं? ताम कि विवाह के समय लगन मंडप पे तैयार किया जाता है साथियों। ये ताम जो है विवाह के समय लगन जो मंडप होता है उसमें तैयार किया जाता है, उसको ताम कहते हैं। ठीक है ना, होती होगी कोई चीज़। अब चौकड़ी, चौकड़ी किसको कहते हैं? बताओ। होली के अवसर पर बनाया गया मांडना जिसमें 4 कोने होते हैं। होली के अवसर पर बनाया गया एक मांडना होता है जिसमें 4 कोने होते हैं, वो हमारी चौकड़ी कहलाती है। क्लियर, जिसको हम चौक पूर्णा कहते हैं। उसके बाद है सांतिये या साट्या, सांतिये या फिर साट्या, बच्चे के जन्म के समय पर ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए मांडने जिसको हम साट्या कहते हैं, ये स्वास्तिक के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको अभी बताया था सांतिया, जो चारों दिशाओं से संबंध रखता है। आगे चलते हैं, गोरडी, मोरडी किसको कहते हैं? मोरडी, ये मोरडी किसको कहते हैं भैया बताओ? तो मोरडी के बारे में याद रखना। दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मीणा जाति की महिलाओं के द्वारा घरों में बनाए जाने वाली एक मोर की आकृति, उसको मोरडी कहते हैं। उसके बाद पगल्या, पगल्या किसको कहते हैं बताओ? पगल्या मांडने को पूजा पाठ के अवसर पर किसी आराध्य देव के घर में पदार्पण की अभिलाषा में उनके पद चिन्हों को प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। और राजस्थान में मांडनों में सर्वाधिक चित्रण पगल्याओं का किया जाता है। भाई किसी देवी देवता के चरण नहीं पूजे जाते का, उन चरण पूजने को पगल्या कहते हैं साथियों, पगों को पूजा जाता है। उसके बाद सांझी किसको कहते हैं? सांझी के बारे में हम पढ़ेंगे। यह राजस्थान की कुंवारी कन्याओं के द्वारा बनाई जाती है, अत्यंत रंगीन और व्रत उत्सव के रूप में मनाई जाती है, जो अश्विन माह में श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक बनाई जाती है। ये सांझी का त्यौहार भी होता है साथियों, जो कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है और उसी समय पर कुंवारी कन्याओं के द्वारा अश्विन माह में श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक ये संझा बनाई जाती है। इस त्योहार पर कुंवारी कन्या के द्वारा अपने पिता के घर में दीवार पर गोबर से सांझी बनाई जाती है, जिसको आटे से, हल्दी से, कुमकुम से या कोड़ियों के द्वारा सजाया जाता है। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में केले की संझा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। देख लो, इसको नोट कर लो आप लोग। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? सबसे पहले तो याद रखना, नाथ द्वारा राजसमंद में। और इस मंदिर में केले की संझा बनाई जाती है, केले की सांझी बनाई जाती है, जो पूरे भारत में फेमस है। एक उदयपुर का मच्छंद्रनाथ का मंदिर, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मच्छंद्रनाथ का मंदिर किस जिले में है, तो उदयपुर में है और अपनी सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, अपनी सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उसको संझा मंदिर भी कहते हैं। संझा मंदिर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सांझी बनाई जाती है। यहाँ की सांझी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। क्लियर साथियों? एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी साथी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमारे दिल को भी संतुष्ट जरूर करें। जयपुर के ब्लाडली मंदिर में भी श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन आकर्षक सांझी बनाई जाती है। जयपुर का एक लाडली जी का मंदिर है, वहाँ पर भी श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन आकर्षक सांझी बनाई जाती है। सांझी बनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ की थी और ये परंपरा वृंदावन से
राजस्थान में आई है। सांझी सबसे पहले यूपी में बनती थी, वृंदावन में बनती थी, भगवान कृष्ण का निवास था वहाँ पर। तो ये वृंदावन से राजस्थान भगवान श्री कृष्ण के समय पर आई थी। कंगा, पंखा, हुक्का, दपेन, ढोलक, बाजा, पेंड बाजा, फूल पत्ती आदि की आकृतियाँ सांझी के अंदर बनाई जाती हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। संझा कोट। संझा कोट क्या होता है साथियों? जो सांझी का बड़ा रूप होता है, जो विकसित रूप होता है, उसको हम संझा कोट कहते हैं, इसको बड़ी सांझी कहते हैं। अब आता है हमारा कावड़। कावड़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई कपाट होते हैं। कपाट का मतलब दरवाजे होते हैं। इस पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक और पौराणिक कथाओं से संबंधित देवी देवताओं के मुख्य मुख्य चित्र बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कावड़। आपने देखा होगा महादेव जी की कावड़, महादेव जी वगैरह की कावड़ ले जाते हुए देखा होगा आप व्यक्तियों ने, वो कावड़ ही है, ठीक है ना। और इसको हम चलता फिरता देवघर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? चलता फिरता देवघर। कंधे पर रख कर के लोग बाग कावड़ लेकर के जाते हैं, उसी को कहते हैं। ये मंदिर की लकड़ी से बनी हुई कलाकृति होती है। और अब नोट करिए, हमारा जो चित्तौड़गढ़ का वस्सी गांव है, चित्तौड़गढ़ का वस्सी गांव है, वो कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि कावड़ के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? चित्तौड़गढ़ का वस्सी गांव। खैराड़ी जाति का संबंध कावड़ निर्माण से है। कावड़ का निर्माण कौन करती है? कावड़ का निर्माण कौन करती है? खैराड़ी जाति, याद रखेंगे इसको। और मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? कावड़ से ही है। चित्रावण, कावड़ चित्रावण, कावड़ चित्रण के लिए ये प्रसिद्ध चित्रकार है मांगीलाल। नोट कर लो इसको, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। मांगीलाल मिस्त्री जो है, इसका संबंध किससे है? कावड़ से है। किससे है? कावड़ से। अब बात करेंगे, कुछ लकड़ी की विशेष कलाकृतियाँ होती हैं जो बनाई जाती हैं, जैसे हमारे चौपड़े। चौपड़े क्या होते हैं कि भाई ये चौपड़े जो होते हैं ना, एक लकड़ी का पात्र होता है, ठीक है ना, जो विवाह पर, मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षत, चावल आदि रखने के लिए बनाया जाता है। चौपड़ी, जिसको हम चौकी के नाम से बोलते हैं ना साथियों, आपने सुना होगा चौकी, चौकी बोलते हैं इसको। 4 पैरों वाली होती है, जिसके ऊपर ब्राह्मण महाराज जी रामायण वगैरह पढ़ते हैं, वो चीज़ें होती है ये। तो ये, और जिस पर दूल्हे वगैरह बैठाया जाता है, तो ये चौकी होती है, उसको हम चौपड़े बोलते हैं। अब है हमारा बाजोट। बाजोट ये भी एक लकड़ी की चौकी होती है, जिसे भोजन करते या पूजा करने के समय उपयोग में लिया जाता है। ये भी हमारी एक लकड़ी की चौकी है, ठीक है। उसके बाद बेवान। बेवान ये एग्जाम में पूछा गया है, बेवान क्या है भैया? बेवान क्या है? तो ये लकड़ी के बने देव बेवान, जिनकी देव झूलने 11 को झांकी निकाली जाती है, और इस बेवान को बोलते हैं मिनिएचर वुडन टेम्पल। ये कावड़ के जैसा होता है। कैसा होता है? कावड़ के जैसा होता है। और इसका नाम याद रखना, मिनिएचर वुडन टेम्पल, यानी कि चलता फिरता देव विमान। ये कावड़ जैसा होता है, चलता फिरता देव विमान, ठीक है ना भाई। आप लाइक कर लो यार प्लीज़, मज़ा आ रहा होगा बिल्कुल वीडियो में। उसके बाद है छापे। छापे किसको कहते हैं? कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे, जो खैराड़ी जाति के लोग बनाते हैं, वो हमारे छापे हैं। उसके बाद खांडा। खांडा या खांडे किसको कहते हैं? होली के अवसर पर लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति होती है, जो खैराड़ी जाति के लोगों द्वारा बनाई जाती है, और ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। पूर्वी राजस्थान में दुल्हन के द्वारा दूल्हे के घर पर खांड भेजने की परंपरा होती है। ये पूर्वी राजस्थान जो होता है हमारा, जैसे करौली है, सब है, माधोपुर, भरतपुर वगैरह हैं, उन जिलों में दुल्हन के द्वारा दूल्हे के घर पर खांड भेजने की बहुत ज़्यादा परंपरा होती है। लकड़ी से बनाई जाती है तलवार नुमा आकृति। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, पात्रे टिप्पणी क्या है? ये किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना, ये जैन धर्म से संबंधित है। जो श्वेतांबर होते हैं साथियों, जैन धर्म के साधु संत होते हैं, उनके लकड़ी के पात्र होते हैं, लकड़ी के पात्र होते हैं। और पात्रे टिप्पणी के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? जोधपुर का पीपाड़ गांव, पीपाड़ कस्बा, जोधपुर का पीपाड़ कस्बा आपको याद रखना है। ये पात्रे टिप्पणी, जहाँ पर जैन धर्म के लकड़ी के कमंडल बनाए जाते हैं ना, वही है ये, वहाँ के प्रसिद्ध है। उसके बाद तोरण। तोरण तो आप जानते हो, दूल्हे जब शादी करने के लिए जाता है, तो दुल्हन के जैसे ही घर पर पहुँचता है, तो सबसे पहले तोरण मारता है। तो ये एक चिड़िया नुमा आकृति होती है लकड़ी की, जो मुख्य दरवाजे पर लटकाई जाती है वधू के घर पर, यानी विवाह के अवसर पर वधू के घर के मुख्य द्वार पर लकड़ी की लटकाई गई चिड़िया नुमा आकृति होती है, उसको हम तोरण कहते हैं, ठीक है। और तोरण के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? त्रिपोलिया बाजार। कहाँ का? जयपुर का।
सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ के तोरण जयपुर के त्रिपोलिया बाज़ार में। उसके बाद अगला है हमारा कठपुतली। कठपुतली की बात करें साथियों तो इसकी जन्मस्थली राजस्थान में है और नृतक जाति, इसमें जो जाति नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं नट या भाट, भाट जाति जो होती है। कठपुतली बनाने के लिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में कठपुतली नगर, जयपुर, ये तीनों जगह मुख्य केंद्र हैं इसके। कठपुतली के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इनको फेंका नहीं जाता बल्कि जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, जल में बहा दिया जाता है। वर्षा काल में कठपुतली का प्रदर्शन नहीं होता। स्थापक की बात करें तो ये नोट करो, कठपुतली नाटक में कठपुतलियों का सूत्रधार जो नाटक का मूल स्तंभ होता है। कठपुतली किससे बनाई जाती है? अरड़ू की लकड़ी। आपने अंडोरा नाम सुना है? अंडोरा, जिसमें अंडी आती है, अरंडी, उसको बोलते हैं अरड़ू। क्या बोलते हैं उसको? अरड़ू, जो अंदर से बिल्कुल पोला होता है, अरड़ू बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसकी बनाई जाती है ये। अब एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसको आप लोग नाम याद रखना, और ये एग्जाम में हाल ही में रीट में पूछा गया है। भारतीय लोक कला मंडल, क्या पूछा है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है भैया, बताओ। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है? लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। ये आया हुआ प्रश्न है कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अभी रीट में पूछा गया 2023 के अंदर लेवल 1 में। तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर जिले में स्थित है। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? स्वर्गीय देवीलाल सागर। कौन है? देवीलाल सागर, नाम याद रखना। स्वर्गीय देवीलाल सागर ने कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में दिलाई थी? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के नेतृत्व में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। प्रसिद्ध कठपुतली खेल कौन कौन से हमारे राजस्थान के अंदर? एक तो राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी और पृथ्वीराज संयोगिता। पृथ्वीराज संयोगिता देख लो। पृथ्वीराज जो चौहान थे उनकी पत्नी का नाम था संयोगिता, जो कन्नौज के जो शासक थे उनकी पुत्री थी। नागौर के अमर सिंह राठौड़ का खेल, ये भी हमारा कठपुतली में प्रसिद्ध खेल है। भारत में 4 प्रकार की कठपुतलियों का प्रचलन है। भारत में 4 प्रकार की कठपुतलियों का प्रचलन है, याद रखने। एक तो दस्ताना कठपुतली, दूसरा है छठ पुतली, छाया पुतली, धागा या सूत्र पुतली, क्लियर। उसके बाद गोदना। बताओ गोदना क्या है? जब आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट जहाँ से मैं पढ़ाऊंगा वो आपको बता दूंगा। गोदना, ये अंग गोदन की, जो अंग पर अंकन करते हैं वो एक विशिष्ट कला होती है। जैसे आप हाथ पे नाम वगैरह गोदाते हो ना, उसको बोलते हैं गोदना। जिसमें चमड़ी में अंदर स्याही चली जाती है ब्लैक रंग की, तो उसको बोलते हैं गोदना। हाथों पर पूरे गुदाए जाते हैं गोदना। एक विशेष रूप से प्रचलित कला है जिसमें शरीर पर गोदने का कार्य होता है। गोदना कला का आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था और गोदना का कार्य अधिकतम नट जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। पूरे शरीर पर गोदवा लेते हैं वो तो। उसके बाद मेहंदी। मेहंदी से केवल एक ही प्रश्न याद रखना, ये महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का एक साधन है, एक माध्यम है, एक रचना है और ये सोजत पाली की प्रसिद्ध है। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। देखो मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। अब मुझे बताएंगे लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? वीडियो में कमेंट करके बताओ कि लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है भैया। इस प्रश्न का आप जवाब बता दो, मैं मान जाऊँगा आपको। चलिए देख के बता दो किसी भी बुक में। आगे चलते हैं। पथवारी। पथवारी क्या होता है? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पथवारी निर्माण की परंपरा सर्वत्र मिलती है। गांवों में पथरक्षक के रूप में पूजे जाने वाले देवता को या देवता का जो स्थल होता है उसको बोलते हैं पथवारी। जैसे आप कभी कभी गंगा जी वगैरह नहाने के लिए जाते हो, अस्थियों को विसर्जन करने जाते हो ना, तो वहाँ से वापस आते हैं तो पथवारी बनाई जाती है। या फिर आप किसी देवी के दर्शन करने के लिए अपने परिवार या कुटुंब से ही जाते हो तब भी पथवारी बनाई जाती है। तो ये वही पथवारी है साथियों, एक पूजा स्थल होता है देवता का। पथवारी में एक ओर काला भैरू जी, काला गोरा भैरू जी तथा दूसरी ओर कावड़िया वीर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं और तीर्थ यात्रा पर जाते समय पथवारी की पूजा की जाती है। उसके बाद है हमारा बील। बील क्या है? देखो आपने पहली बार सुना होगा। ये ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा घर की साज सज्जा और दैनिक उपयोग में जो छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित मिट्टी की एक महलनुमा कलाकृति बनाई जाती है, उसको हम बील कहते हैं। ये मेघवाल जाति की महिलाओं के द्वारा बील कला में निपुण मानी जाती है। भाई बील कला का संबंध किससे है? मेघवाल जाति। मेघवाल जाति की जो महिला होती है वो बील कला में निपुण मानी जाती है। उसके बाद है देवरे। देवरे क्या होते हैं कि खुले चबूतरे पर निर्मित एक मंदिर होती है जिसकी आकृति त्रिकोणात्मक होती है।
राजस्थान में विशेष क्षेत्रों में रामदेव जी, गोगा जी, भैरू जी, तेजा जी आदि के देवरे मिलते हैं। भैया देवरे का मतलब होता है थान, आपने सुना होगा, देवी देवताओं के थान बनाए जाते हैं, वही है हमारे ये। उसके बाद है थापे। थापे क्या होता है देखिए, महिलाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न त्योहार व उत्सवों पर परंपरागत रंगों के द्वारा किया गया चित्रण थापा कहलाता है। और सभी थापों में राजस्थानी धर्म संस्कृति के प्रतीक देवी देवताओं के आदर्श स्वरूप दिखाई देते हैं। ये हमारा थापे होता है। उसके बाद है साथियों पिछवाई। पिछवाई से जो प्रश्न आएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा मैं आपको। पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद। एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट याद रखना, पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध क्या है? नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। और इस कला में श्री कृष्ण लीला के चित्रण किए जाते हैं। उसके बाद बटे बड़े। साथियों आपने नाम सुना होगा बिटोड़ा। बिटोड़ा आपने नाम सुना होगा, उपलों का बनाया जाता है, एक मंदिरनुमा आकृति होती है, तो बटे बड़े बोलते हैं इसको, थापड़ा या बिटोड़ा कहते हैं। राजस्थान में गोबर से निर्मित सूखे उपलों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई आकृति होती है, ठीक है ना, उसको हम बिटोड़ा बोलते हैं, ठीक है ना, सब जानते हो इसको आप। अब बताएंगे सोहरिया। भोजन सामग्री को रखने के लिए मिट्टी के बने कलात्मक पात्र जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं। बताओ, अपनी भोजन वगैरह की सामग्री है उसको मिट्टी के बर्तन में की एक कुछ कलाकृति बनाई जाती है, उसमें भोजन को सुरक्षित रख दिया जाता है, उसको सोहरिया बोलते हैं। उसके बाद ओका नाका या गुणा किसको कहते हैं? व्याधि निवारण हेतु ग्रामीण अंचलों में गोबर से बनाई जाने वाली एक कलाकृति जो चेचक रोग निकालने में विशेषकर बनाई जाती है। चेचक, छोटी माता या बड़ी माता जिसको निकल जाती है, तो उस चेचक के रोग को, चेचक के रोग से निवारण पाने के लिए एक गोबर से बनाई जाने वाली एक कलाकृति होती है, साथ ही उसको बोलते हैं ओका नाका या गुना। उसके बाद हमारा मोण। मोण तो आप जानते हो सब लोग, मोण है जिसको बोलते हैं पानी रखने का पात्र होता है, मिट्टी का बना पानी रखने का एक बड़ा, मटकी का बड़ा रूप, आप लोग ये याद रख लो, मटकी का बड़ा रूप, मटकी का बड़ा रूप, जो बड़ा मटका होता है ना उसको बोलते हैं मोणा राजस्थानी भाषा में। तो मोण बोल सकते हैं इसको, मोण कह लो या फिर इसको मोण, मोणा कह लो। साथियों आपने सुना होगा खूब अच्छी तरीके से, ये राजस्थानी भाषा में शब्द है मोणा। अब ये प्रश्न एग्जाम में आया, भराड़ी किसको कहते हैं? साथियों भराड़ी कहते हैं आदिवासी भीलों में लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाली लोक देवी का चित्र है। ये नोट कर लो इस प्रश्न को, भराड़ी किसको कहते हैं? भराड़ी किसको कहते हैं? ये एक लोक देवी का चित्रण किया जाता है दीवार पर, किस जाति में? भीलों में, याद रखेंगे आप लोग। यह चित्र घर के जमाई द्वारा चावल के विविध रंगे गोल से बनाया जाता है। क्लियर? अब है घोड़ा वापसी। घोड़ा वापसी बताओ, घोड़ा वापसी मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिनकी आदिवासी भील गरासियों में बड़ी मान्यता है, मनौती पूर्ण होने पर इन्हें पूज करके इष्ट देवता पर इनको चढ़ाया जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। उसके बाद हेड़। हेड़ क्या चीज़ होती है कि मिट्टी का बना हुआ पात्र है जिसमें ग्रामीण अंचलों में दीपावली के दिन बच्चे तेल व रुई के बिनौले जलाकर अपने परिवारजनों के यहाँ जाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। बीड़ का मतलब आप जानते हो, दीपावली के दिन वो दीपक वगैरह जलाए जाते हैं ना, आप लोग जानते हैं, दिए, दिए या दीपक जलाए जाते हैं, उनको हीड़ कहते हैं, हिंदी में समझ लो आप लोग। दीपक जलाने के लिए औरतें जाती है ना अपने पड़ोसियों के पास, अपने परिजनों के पास, अपने जान पहचान वालों के घर पे, तो उसमें क्या होता है, उस दीपक में तेल भर लिया जाता है और एक बाती लगा दी जाती है, ठीक है, तो वही है हमारा, उसको हम हीड़ कहते हैं राजस्थानी भाषा में। उसके बाद है कोठिया। कोठिया किसको कहते हैं? राजस्थान में पूर्वी अंचलों में अनाज रखने की मिट्टी की जो पात्र बनाए जाते हैं, मिट्टी की जो कोठिया बनाई जाती हैं वही है। सूत काटने के चरखे को रेहटा या मेरेला कहते हैं। बताओ इसको क्या कहते हैं? रेहटा। सूत काटने का जो चरखा होता है उसको रेहटा कह सकते हैं या उसको बोल सकते हैं भैरेला। क्या बोलते हैं? भैरेला। नाम याद रखना इसका, इसी का नाम है। ऐसे नाम जब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना आप चौंक जाओगे। उसके बाद ऊँट के गले का आभूषण, ये तो आप जानते ही हो, ऊँट के गले का आभूषण है अपना गोरबंद, याद रखना गोरबंद। अब ये प्रश्न बताएंगे आप लोग, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिए आप लोग।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न ये, कि राई के दाने पर सबसे पहले मीराबाई का चित्रांकन किसने किया था? तो नाम आता है किशन शर्मा। कौन है? किशन शर्मा, बेंगू के रहने वाले। कहाँ के हैं? बेंगू के रहने वाले हैं किशन शर्मा, जिन्होंने राई के दाने पर मीरा का सबसे पहले चित्रांकन किया था। मीरा का चित्रांकन, मीराबाई का जो चित्रांकन था राई के दाने पर बना दिया साथियों। बड़ी विचित्र बात है। उसके बाद क्लॉथ आर्ट के प्रणेता कौन है? क्लॉथ आर्ट के प्रणेता कौन है? अगर आपसे पूछा है, कपड़े पर जो कला बनाई जाती है उसको बोलते हैं क्लॉथ आर्ट। और इसके प्रणेता कौन है? कैलाश जागोटिया। कहाँ के रहने वाले हैं? भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इनका संबंध आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। किशन शर्मा का संबंध बेंगू से है और कैलाश जांगोटिया का संबंध भीलवाड़ा जिले से है। तो ये आपकी आज की क्लास हुई। साथियों, आपको कैसा लगा? आप उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी से कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार अपने दिल की गहराइयों से अपनी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा लगा ये आज का क्लास। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर मारिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात इसी तरीके से मेहनत करवाऊँगा और रीट को लेकर के आपका पूरा एक एक टॉपिक क्लियर करवाऊँगा। धन्यवाद।